अमेरिका और रूस और चीन, ये तीनों उलझे हुए हैं ईरान और यूक्रेन में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो हमारे हित में है, बहुत ही हित में है। इसलिए हित में है कि इनके सारे हथियार दिख रहे हैं, इनके सारे डिप्लोमेसी दिख रहे हैं, और भी कुछ जो चीज़ छिपे हैं उनके बेली में वो भी दिखने लगे। तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है। समझ के लिए समझना चाहती हूँ जी। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, वो झुके नहीं, हुई नहीं, हो रही है, वो झुके नहीं। मैं ही समझना चाहती हूँ इस पूरे ईरान के मामले में रशिया पावरफुल ज्यादा हुआ। सारे सैंक्शंस में से कुछ सैंक्शंस हटे, लोग तेल खरीदने लग गए। रशिया ने अभी जितना पैसा गंवाया था पैसा इकट्ठा कर लिया, फायदा रशिया का हुआ। चाइना सेकंड सुपर पावर लाइन में इसलिए है क्योंकि चाइना जो पीछे से बैक कर रहे हैं, चाइना को ऑयल में बीच में इंटरफेरेंस ट्रम्प भी सोच समझ के करेंगे। हमारा क्या फायदा है सर? देखिए, आप इस खेल में कोई भी प्लेयर नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं। देखिए, रसिया का फ़ायदा जो आप लिस्ट कर रही हैं उतना भी फ़ायदा रसिया को नहीं हुआ। रसिया आज इतिहास के सबसे कमज़ोर कालखंड में 3 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी हो गई। वो रसिया जिसकी तूती बोलती थी 300 साल से पूरे यूरोप में और एशिया में, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड यूरेशिया, नॉट ए कंट्री, तो वो एक कंटिनेंट है। तो उसकी हालत आज बहुत ही खस्ता है। वो सर्वाइवल मोड में बस चल रहा है, ये मानिए आप। तमाम चीज़ का उनका वो एक्सचेकर देखिए कितना डाउन है, 100 बिलियन डॉलर भी उनके खजाने में नहीं पड़ा हुआ है। हमारा ताइवान जो छोटा सा देश है जिस पर युद्ध होने की संभावना है, 700 बिलियन डॉलर उसके एक्सचेकर में पड़ा हुआ है। तो वो एक पक्ष है। देखिए, हमको क्या मिला, मैं वही बात पहले भी कह रहा था, फिर वो सवाल आया। देखिए, अभी हमको पेशेंसली आगे बढ़ना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा का पहला जो प्राथमिकता होना चाहिए वो है कोष भरना चाहिए, ट्रेजरी भरना चाहिए। हम अपना विकास सुनिश्चित करें। हम 7% के ग्रोथ रेट को पकड़े हुए हैं। ये बाधाएं आएंगी, बार बार आएंगी। कल और क्यूबा हो जाएगा, परसों वेनेजुएला हो जाएगा, लेकिन हम अपने आपको इन चीज़ों से बचाते हुए विकास की धारा को लगातार प्रवाहित करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा प्रारंभिक लक्ष्य क्या है कि गरीबी को समाप्त करना। उसके बाद देश साथ साथ मजबूत होगा। जब तक देश में गरीबी रहेगी देश मजबूत नहीं होगा, और उसके लिए आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। हम अभी कहीं भी जरा सा उलझेंगे तो हमारा आर्थिक विकास बाधित होगा। मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, देवनाथ जी बहुत विदेश गए होंगे, इनका एक्सपीरियंस दूसरा है। भारत को 2-3 चीज़ लॉन्ग टाइम सोचना होगा। हम आज के डेट में बहुत क्लीन बिजली पैदा कर रहे हैं। जो घरों में इंडक्शन हम क्यों नहीं डाल दें, जो गैस खत्म करें ना, इतना गैस हमको ज़रूरत क्यों है? हम लगभग 30% सरप्लस बिजली पैदा कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि म्यांमार को बिजली दे रहे हैं, थाईलैंड को बिजली दे रहे हैं, बहुत देश को बिजली बेच रहे हैं। ना दें, हम अपने घरों में बिजली से ही खाना बनाएं और बड़े स्तर पर उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। डिपेंडेंस उनसे कम। और फिर जो हमारा समुद्री हवा से जो बिजली बन रही है, सूर्य वाली बिजली है, सोलार वाली, ये सारे चीज़ को वॉर लेवल पर इंक्रीज करना है। ये बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, हमारा डिपेंडेंस कम ना है। मैं किसी सचिव से बात करती हूँ, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क, बट द बेसिक इज हम इतने लंबे समय से, हम तो गांव में सर लकड़ियां जला के ये वो, वहाँ से हमने गुजरात का सबसे बड़ा सोलर पैनल, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, हम नहीं गेज कर पाए क्योंकि हम बहुत सारी चुनौतियों से, पहले तो नक्सलवाद से ही बढ़ते रहे, फिर इन्फिल्ट्रेशन, फिर बॉर्डर, पहले तो कश्मीर नहीं जूझ पाए, फिर कभी दिल्ली में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो हम बहुत मल्टीपल चीज़ों से जूझ रहे हैं, गरीबी है, तमाम चीज़ें हैं। हम तो अभी आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जाता ही है सर, अब वो जो भी है वजह हो, मूल तौर पर गलत है। जो 15 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको जरूर राशन मिलनी चाहिए, रेस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, लेकिन एक लीडर को कुछ डिसिसिव डिसीजन लेने पड़ते हैं और लेनी चाहिए। बस सर वो वोट बैंक पे आ जाएगी सर बात फिर। लेकिन सर अब आप एक बात बताएं, इससे पहले कि मैं भारत की स्थिति पे आऊं, मुझे आप ये समझाएं कि इसका कितना इम्प्लीकेशन ट्रंप को आने वाले चुनाव में या इजराइल को उसके आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अदिति जी। देखिए, सबसे पहले अमेरिका की स्थिति को समझिए।
आज अमेरिका ये बार बार, जैसे अभी आज का ही जो स्टेटमेंट उनका लेटेस्ट है कि हमने गल्फ के जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको रेस्पेक्ट करते हुए उनके सम्मान में हमने अभी वॉर को 2-3 दिन के लिए टाल दिया है। इसके पहले उन्होंने बहाना दिया कि हमने पाकिस्तान पे एहसान करते हुए संघर्ष विराम को बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन सच्चाई मुझे जो लगता है, अमेरिका इस वॉर में फंसा हुआ है, डोमेस्टिकली इंटरनेशनली दोनों। डोमेस्टिक में देखिए उनके चैलेंजेस क्या हैं, जो आपने कहा कि चुनाव सर पे है, और चाइना और अमेरिका या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही डिफरेंस है कि इनको चुनाव भी देखना पड़ता है, इनको जनता को फेस करना पड़ता है। चाइना में एक ऑटोक्रेसी है, जो कहेगा वो हो जाता है। तो चुनाव इज़ अ रियलिटी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अमेरिका को हो जाना है, मिड टर्म इलेक्शन में निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। वहाँ महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी हैं। दूसरी तरफ उनका विपक्ष जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी 8वीं बार फिर से सीनेट में जा रहा है। इसी वीक में जाने की बात है, हो सकता है आजकल में हो जाए, कि राष्ट्रपति को तो वॉर का तो अधिकार ही नहीं है, वो तो संसद का है, कांग्रेस का अधिकार है। तो फिर ये किस तरह से वॉर पे गए हैं या आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो सर 8वीं बार सीनेट में जाने का कोई फर्दर वो हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था टैरिफ्स को लेकर, इसका कुछ हुआ नहीं। ऐसा कोई काम जो जिससे इम्पैक्ट आए, उनको रोका जा सके। जैसे वहाँ का संविधान तो ये कहता है कि भाई बिना कांग्रेस वहाँ का पार्लियामेंट ही वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको डिक्लेयर करने के लिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है। ये भी वॉर जो शुरू हुआ है, टेक्निकली स्पीकिंग इन्होंने वॉर वर्ड का यूज ही नहीं किया, इन्होंने मिलिट्री मिशन की बात की है, इन्होंने वॉर वर्ड का यूज ही नहीं किया, तो उससे ये बच गए हैं। अदरवाइज कानून तो, अमेरिका का कानून बिल्कुल क्लियर कट है कि राष्ट्रपति को तो अधिकार ही नहीं है वॉर का। तो एक तो वहां बच गए, और बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेर इन्होंने दिए हैं। अब वॉर का नाम ही चेंज करके वो कह रहे हैं ये तो दूसरा हिस्सा, ताले बनाने वाले चाबी पहले बना रहे हैं, तो होता ही है। थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट करूं तो एक तो डोमेस्टिक उनके जो पॉलिटिकल प्रेशर है, आर्थिक प्रेशर भी है, महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन। तीसरा, वॉर का कॉस्ट जो इतना हो गया, कहने को तो कह रहे हैं 29 अरब डॉलर का जी खर्च हुआ अभी तक, लेकिन सच्चाई है कि 500 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। जो युद्ध के लिए और खर्च हैं, इनके अपने हथियार कम हो गए, ऐसी भी खबरें आई हैं, तो हथियार का भी की क्राइसिस। दूसरी तरफ ये वॉर का कॉस्ट कहाँ से आएगा, कौन 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वो फिर से बजट मांग रहे हैं डिफेंस के लिए। तीसरा, आप देख लीजिए जो इनका कूटनीतिक और रणनीतिक है, वहाँ भी ये फेल करते दिख रहे हैं। चाहे आप चाइना में जो विफलता इनको मिली, जो रूस से एक अलग ही ध्रुवीकरण होने लगा, कल रूस के राष्ट्रपति जा रहे हैं चीन, तो इस तरह की बातें। तीसरी तरफ इन्होंने शायद वो गुटबंदी, या कह लीजिए कि नेटो इनके साथ आ जाएगा, भारत जैसे देश इनको साथ दे देंगे खुला, वो भी नहीं हो रहा। अब तो ये हाल है कि गल्फ के देश भी उससे चिटक रहे हैं अमेरिका से, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कितने फ्रंट पे अब चैलेंजेस खुद प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे देश जाना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे शायद। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं लगता, एक बहुत ही सॉफ्ट सा सवाल है कि भाई नॉर्मली एज एन इंडियन सिटीजन मैं प्रे करूं कि यार इस देश को तो बहुत तगड़ा कोई लीडर मिले, जब भी चुनाव होता है आम चुनाव, ऐसा लीडर मिले जो देश को आगे बढ़ाए, जैसे कि मैं, मेरे आने वाली जनरेशन। वैसे अब लगता है हम सबको लगातार साथ में अमेरिकन लीडर के लिए प्रे करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने आकर पिछले कितने साल, 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में तबाही मचा दी है। तो हमें अब ये भी हवन, जैसे हवन तो हमने किए ही थे जो गलत चले गए, लेकिन अब ऐसे व्रत रतूले कोई निकाले जाए सर कि भैया हमारा लीडर जैसा भी आ जाए, अमेरिका का लीडर ठीक हो। अदिति देखो, अमेरिका की डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में फ़र्क है। अमेरिका की डेमोक्रेसी थोड़ा पॉलिश्ड, संभ्रांत, सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ शायद चेक्स एंड काउंटर चेक्स बहुत अच्छी तरह से हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, दूसरी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी काफ़ी पावर है। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के वेल में घुसकर कागज फेंकने की आज़ादी है। तो हम इस तरह की डेमोक्रेसी हैं जहाँ पर कि ऐसा सोचना कि हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री जी कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे सर्वे सर्वा सुपर पावर सुपर नॉमिन खुद ऐसे पावर अख्तियार कर लेंगे, मुश्किल है। देखो, फेडरलिज्म हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका में कुछ फेडरल स्टेट हैं, वो बोलते हैं हम रिपब्लिक हैं, कुछ अमेरिका में फेडरल उसके वो बोलते हैं हम डेमोक्रेट्स हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, हम सब थोड़ा
एक साथ हैं लेकिन बिखरे बिखरे नहीं, राहुल जी बिखरे अपनी बिखरे। बात पे इत्तेफाक रखेंगे ना ऐसे? तो भारत में कभी भी कोई प्रधानमंत्री नहीं, इंदिरा गांधी का हम क्लासिक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इमरजेंसी घोषित की, नहीं कर पाई सक्सेसफुली, इसको इलेक्शन करवाना पड़ा। मोदी जी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, मेरे ख्याल से वो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है कि जो कहते हैं देश सुनता है, जो कहते हैं एंड बाय पीस वाले हैं। हाँ हाँ, Of course, yes. मोदी जी की But सबसे sir, अच्छी हम- बात है मैं- कि देखिए बहुत मजबूत लीडर हैं, कई बार लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत लीडर हैं, लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस काम कर रही हैं। विरोधी पार्टियों को टीवी में आपके सामने बैठकर फेफड़े से हवा निकालने का मौका आप देती हैं, तो अमेरिका जैसा सर हालात फिर कभी वही भारत अभी में कोई नहीं होगा। कांग्रेसी बैठे होते तो आप वो बोलते हैं कि हमारे राहुल जी को एक शब्द नहीं बोलने दिया आपने पार्लियामेंट में, जिस संसद का आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन चाहे- गए। पिछले 10 साल से तो वो भी उनको नसीब नहीं था। ऑफिशियल हैं लोग।